Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We have already gone through the various techniques of circuit reduction and circuit solutions. And in the last lecture, we discussed about mesh analysis to solve the complicated circuits. So, upon the same concept, we have another question over here. We need to find the current through each cell. तो बेटा ये नेटवर्क दिया हुआ है, हमें देखना है कि दो सेल्स में या दो सेल्स में से कितनी करंट निकलेगी। एक तो ये सेल है और ये वाली सेल है। तो हम मैश एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हियर वी हैव थ्री मैश। ये एक मैश हो गया, ये दूसरा मैश है और ये तीसरा मैश है। तो हम डायरेक्टली जाएंगे, जो हमारा प्रोसीजर है, इस मैश के लिए लिखेंगे I1, इसके लिए बेटा लिखेंगे I2, इसके लिए बेटा लिखेंगे I3। ठीक, तो ये वाले मैश के लिए मुझे बताइए ज़रा, मैं लिख रहा हूँ फॉर मैश 1, पहले मैश के लिए। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इसमें? 2, 3, 4, यानी इक्वेशन क्या आएगी? 4 टाइम्स I1। क्या इस मैश का कोई रजिस्टर शेयर हो रहा है? एक तो ये वाला I3 के साथ हो रहा है, ये वाला भी शेयर हो रहा है इसका। एक तो ये वाला इसके साथ शेयर हो रहा है, ये वाला रजिस्टर इसके साथ शेयर हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? -1, शाबाश, I2, फिर -2 I3 एंड और फिर आएगा +2, वो फिर उस पार जाएगा, दैट इज -2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर सेकेंड मैश के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या आएगी इसके लिए इक्वेशन? इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 4। सो आई राइट 4I2। ठीक है, फिर आएगा ये वाला इसके साथ शेयर हो रहा है, यानी -1I1। ये वाला रेजिस्टर इसके साथ शेयर हो रहा है, यानी -2I3। फिर इसमें हम घूम रहे हैं, -2 प्लस हम जा रहे हैं, यानी -2 इज इक्वल टू 0, -2 फिर इज इक्वल टू से इस पार जाएगा, ये 2 बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। नाउ फॉर द थर्ड मैश के लिए क्या आएगी इक्वेशन? मैं लिख रहा हूँ फॉर मैश थर्ड, 2 हो गया, 4 और 2 हो गया 6, यानी 6 टाइम्स I3। अच्छा, इसका शेयर एक तो ये वाला इसके साथ हो रहा है, ये वाला इसके साथ शेयर हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? -2I1। इसके लिए क्या लिखेंगे? -2I2, शाबाश। फिर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी -1 विल बी इक्वल टू 0। तो -1 फिर इज इक्वल टू से इस पार जाएगा, वो 1 बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मुझे जस्ट समझाना था कि मैश एनालिसिस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा ये 3 इक्वेशन उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको I1 का वैल्यू आएगा, I2 का वैल्यू आएगा और I3 का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है ना? सो कैसे इस चीज़ को एनालाइज किया जाए? अब मुझे बताइए, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I3, यानी I3 जब आप निकालेंगे वो डायरेक्टली देगा करंट फ्लोइंग थ्रू सेल 1 वोल्ट सेल। सो I3 तो इजीली निकाल सकते हैं। इस सेल में कितनी करंट जाएगी? I1 यहाँ से है, I2 यहाँ से, यानी I1 माइनस I2। इन दो करंट्स का डिफरेंस इस सेल के थ्रू जाएगा और वो होगी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वेरी सेल। सो शॉर्ट में आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले इन दो को ऐड कर लीजिए, ठीक है, और इन दो को ऐड कर ली। पहले इन दो को ऐड करेंगे, वहां से एक इक्वेशन आएगी, और उसमें या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इन दो को। ये I1 वाली टर्म, सॉरी, पहले इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। शॉर्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इन दो इक्वेशंस में से एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करेंगे, फिर इन दो इक्वेशंस में एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से दो इक्वेशंस आएंगे, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यूज आएंगे I1, I2 और I3 के। ठीक है, खासकर ये JEE के एग्जाम में आता है, और 12th के स्टूडेंट्स इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ठीक है, सो I3 का अब मैं डायरेक्टली वो वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, आप ये खुद घर में ट्राई कर लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले दो को ऐड करना, फिर और दो को ऐड कर लो, फिर आपस में देखिए क्या होगा इनका। सो इनका वैल्यू मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। इनके वैल्यूज क्या आएंगे? I3 का जो वैल्यू आ रहा है, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेल, इट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, यानी 1/2 एम्पियर।
और जब मैं इन दो को डिफरेंस करूँगा I1 माइनस I2, वहाँ से ये करंट निकलेगी, यानी सेल इसके थ्रू जो करंट है वो करंट इन दो का डिफरेंस होगा, और वो करंट बेटा निकल के आती है -0.8 एम्पियर। ठीक है, सो ये करंट यहाँ, इसका मतलब है कि नेट करंट इधर की ओर फ्लो करेगी। समझ आ रही है बात? सो I3 आपने निकाला, I आपने निकाला, एंड आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद और भी क्वेश्चन मेरे पास हैं जो मैं आपको PDF में सेंड करूँगा। तो बेटा आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक, सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेसिकली इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस, इट इज अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेटा 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होता है जिससे आप एक अननोन रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये और एक रेजिस्टेंस है, यहाँ और एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है विच ऑलवेज ऑल्सो पोजेसेस सम रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर बताता है कि यहाँ से करंट है कि नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये रेजिस्टेंस जो होती है इसको मैं नाम दे रहा हूँ रेजिस्टेंस R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ठीक, ओके, अब ये रेजिस्टेंस यूजुअली हम इसका वैल्यू पता होता है और इसका वैल्यू हम फिक्स्ड रखते हैं, फिक्स्ड एंड नोन। इसका वैल्यू भी फिक्स्ड होता है और इसका वैल्यू पता होता है कि हमने कितना रखा है, यानी इसका वैल्यू 2 है, वो 2 ही रहेगा हमेशा, और मुझे पता है कि ये 2 है। इसका वैल्यू सपोज मैंने 4 रखा है, मुझे पता है ये 4 है और इसका वैल्यू 4 ही रहना है, चेंज नहीं होना है। ये R3 जो है इट इज़ वेरिएबल, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बट इट इज़ नोन, यानी जितना मैंने इसका वैल्यू रखा हुआ है मुझे पता है कि उसका वैल्यू मैंने कितना रखा हुआ है। दैट मीन्स ये वेरिएबल है, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू, बट इट्स वैल्यू इज नोन, हमें पता है कि हमने कितना रखा है इसका वैल्यू। एंड R4 इज द अननोन रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड। आपको कोई बल्ब मिलेगा, आपको कोई रजिस्टर मिलेगा, कोई भी वायर आपको मिलेगी जिसकी रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो ये वो वायर है, ये वो अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक, ओके, और बाहर से हम क्या करते हैं, हम एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट ए बैटरी, और है हमने यहाँ पर एक सप्लाई भी दी हुई है बाय मींस ऑफ ए की, एक की भी हम रखते हैं यूजुअली। ये बैटरी का एम बेटा ई है। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल हमें ये कहता है, जब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसका प्रिंसिपल हमें ये कहता है जब हम की प्रेस करते हैं और ये चेंज करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3, किसी पर्टिकुलर वैल्यू रेजिस्टेंस जो है R3, इसका कोई वैल्यू जो होगा फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3, the galvanometer shows zero deflection. That means there will be no current flowing through the galvanometer. This means that the 2 points will have same potential. यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जब हम R का वैल्यू चेंज करते हैं, R का वैल्यू चेंज करने से मान लीजिए यहाँ से जो करंट होगी वो यहाँ से कुछ करंट जाती है, यहाँ से कुछ करंट जाती है, और एक टाइम जब आप ये वैल्यू चेंज करते हैं उससे ये करंट्स भी चेंज हो जाएंगी एज पर करंट डिवीजन रूल। सो कोई ऐसा वैल्यू R3 का होगा जिस वैल्यू पे इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम बनेगा, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। समझ आ रही है बात? और उस टाइम पे हम कहते हैं बेटा ब्रिज बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस के होने के टाइम पे R1/R2 जो है रेजिस्टेंस की आर्म्स जो है, ये ब्रिज की जो आर्म्स है इनकी रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, लेकिन ये तब पॉसिबिलिटी बनती है जब गैल्वेनोमीटर बेटा जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए। अब R1 का वैल्यू आपको पता है, R2 का वैल्यू भी पता है, R3 का वैल्यू भी आपने कुछ रखा हुआ है, एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R4 टू बी कैलकुलेट। सो इसका प्रिंसिपल बेटा यही है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R3 the points are equipotential, galvanometer shows zero deflection, and at that time R1/R2 is equal to R3/R4। ये इसका बेटा प्रिंसिपल है, एंड वी कैन प्रूव इट इजीली, हम इसको कुछ स्टेप्स में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये ब्रिज बैलेंस के टाइम पे ऐसा होगा, ये मैं प्रूव करूंगा। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से करंट बेटा आई निकल रही है, बैटरी जब हमने की को क्लोज किया,
करंट आई निकल रही है और वो करंट डिवाइड हो रही है। सपोज यहाँ से करंट I1 चली गई तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी, यहाँ से I माइनस I1, फिर बिकॉज I आ रहा है, I का I1 चला गया, यहाँ से बचा कितना I माइनस I1, वो यहाँ से जाएगा। जो करंट यहाँ से आई उसके भी दो हिस्से हो गए। यहाँ से बेटा करंट जाएगी IG, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, IG मैं कहूँगा। फिलहाल अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है, सो दैट मीन्स यहाँ से करंट जा रही होगी। सो यहाँ से करंट अब जा रही है IG, तो यहाँ से कितनी करंट आएगी I1 माइनस IG, I1 का IG यहाँ से चला गया, बचा कितना I1 माइनस IG। आ रही है बात समझ? ओके, यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, सो यहाँ से कितनी करंट जाएगी I माइनस I1 प्लस IG। आ रही है बात समझ? I माइनस I1 प्लस IG यहाँ से चला जाएगा, ये करंट होगी। सो डिफरेंट रजिस्टर्स में हमने करंट्स को देखा, और यहाँ से जब I माइनस I1 माइनस IG जाएगा और ये दो जब ऐड हो जाएंगी तो वहाँ पर डेफिनेटली जब ऐड हो जाएंगी यहाँ से कितनी करंट निकल के आएगी, I जितनी सप्लाई हुई उतनी वापस आएगी। आप इन दो को ऐड कर लीजिए, I1 कटेगा, IG कटेगा, बचेगा I, वो I यहाँ से जाएगा बैटरी के अंदर वापस। अब बस KVL अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज दिस पॉइंट A B C D, इट इज C, दिस इज D। ओके, अब अगर हम देखेंगे, सपोज मैं यहाँ से सर्किट को एनालाइज कर रहा हूँ, मैश एनालिसिस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक KVL यूज़ कर रहा हूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शाबाश, अप्लाई KVL टू लूप। किस लूप को लिखेंगे, ये वाले लूप को, ठीक है ना, ये वाले लूप को, टू लूप A B D A, ये वाले लूप को KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, शाबाश। हम यहाँ से जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन यही है और लूप की भी डायरेक्शन यही है, तो ड्रॉप पॉजिटिव आएगा, तो क्या लिखेंगे I1 R1, इसमें ड्रॉप। फिर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है, तो इसमें जो ड्रॉप होगा, करंट ऐसे जा रही है और लूप की डायरेक्शन भी हमने यही चूज की हुई है, सो इसमें ड्रॉप पॉजिटिव लिखेंगे, यानी प्लस शाबाश IG इंटू G, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ से आ रहे हैं, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ लेकिन करंट ऑपोजिट है, तो ड्रॉप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज सेंस ऑफ एनालाइजिंग द सर्किट, और करंट की डायरेक्शन बेटा ऑपोजिट है, तो क्या लिखेंगे माइनस शाबाश I माइनस I1 शाबाश इंटू R3। इसमें तो कोई सेल है नहीं, सो दैट ऑल विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ? ओके, अब अगर हम इस वाले लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो मैं लिखूंगा अप्लाई KVL टू लूप, किस लूप को, BCDB। तो BCDB को बेटा KVL अप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, करंट यहां से और मैं ऐसे ही जा रहा हूं, तो ड्रॉप आएगा पॉजिटिव, यानी I माइनस IG इंटू R2। अब यहां से जाएंगे, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे, तो ड्रॉप नेगेटिव आएगा, माइनस शाबाश, इसमें ड्रॉप आएगा नेगेटिव, कितना, करंट ही और रेजिस्टेंस से, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I माइनस I1 प्लस IG शाबाश इंटू R4। अब ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, लूप की डायरेक्शन ये है ना, तो ड्रॉप आएगा नेगेटिव, कितना, IG इंटू G। तो मैं लिखूंगा माइनस IG इंटू G, दैट ऑल विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज इस वाले लूप में कोई बैटरी नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अगर ब्रिज बैलेंस होगा, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज अगर बैलेंस होगा तो IG बेटा कितना आएगा, 0। मुझे प्रूव करना अगर ब्रिज बैलेंस होगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं यही से पुट करूँ, अगर ब्रिज बैलेंस है यानी अगर IG होगा 0, तो ये दो इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाएंगी, बिकॉज इसमें ये वाली टर्म 0 बन के आएगी, ये वाली टर्म बनेगी 0, इसमें ये वाली टर्म 0 बनेगी, ये IG जहां जहां IG है वहां वहां IG बेटा 0 लिखना पड़ेगा। और ये कब है, जब ब्रिज बैलेंस होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड दैट इज IG कितना बेटा, 0 के बराबर। तो पहली और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा द इक्वेशंस विल बिकम, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश, इक्वेशन फर्स्ट
बिकम्स, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, I1 इंटू R1, ये वाली टर्म तो 0 बन गई, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, शाबाश, I माइनस I1 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन। ओके, दूसरी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, IG तो 0 आ गया, इसमें आएगा I इंटू R2, यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, I इंटू R2, शाबाश, IG तो 0 है, फिर ये वाला IG भी 0 है, यहाँ पे आएगा माइनस I माइनस I1 इंटू R4, लिखूंगा माइनस, शाबाश, I माइनस I1 इंटू R4, ये वाली टर्म तो 0 बनेगी बिकॉज IG 0 है, सो ये सारा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। बस ये ऑलमोस्ट हो गया। इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे, इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा I1 R1 बेटा किसके बराबर आएगा, I माइनस I1 इंटू R3, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, I इंटू R2, सॉरी ये भी I1 था, I1 इंटू R2, यहाँ पे I1 था, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। ठीक है, और अगर हम इन दो को डिवाइड करेंगे, अगर इन दो को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग I1 कटेगा, I माइनस I1 कटेगा, तो क्या आएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे R4 है, सॉरी ये R4 था ना, मैं लिखा R4, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। सो ये हमने प्रूव किया व्हीटस्टोन ब्रिज। सो फिर से बस ये हो गया कंप्लीट। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, R1 and R2 are fixed and known, R3 is variable and known, R4 is unknown resistance to be determined। इसके बाद इसके प्रिंसिपल की ओर आएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3, points B and D are equipotential, no current will be flowing through the galvanometer, and when no current flows through the galvanometer, bridge is said to be balanced, and at that time R1 by R2 is equal to R3 by R4। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। कभी कभार ये एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपके, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। मीडियम का बेटा आपको टेम्परेचर मेजर करना होगा, हम व्हीटस्टोन ब्रिज से ऐसा कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक ब्रिज है हमारा, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बेटा ये अपर टू आर्म जो होती है इनके रेजिस्टेंसेस सेम रखते हैं, R एंड R। जब हम टेम्परेचर मेजरमेंट हमें करनी हो, बीच में फिर से वही गैल्वानोमीटर बेटा है G, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस हम रखते हैं जो कि वेरिएबल होती है, और यहाँ ये चौथी आर्म में हम क्या करते हैं, चौथी आर्म में हम एक वायर लाते हैं, ठीक है, एक वायर कनेक्ट करते हैं। There is a wire whose resistance changes easily with the temperature। So ये रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है विद टेम्परेचर। ठीक है, और बाहर से हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं जिसका कोई EMF होता है बैटरी का। So this is an arrangement of Wheatstone bridge to find the temperature of a given medium। तो अपर टू आर्म्स की रेजिस्टेंस सेम रखते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है, और ये एक तार होती है, वायर होती है, जिसकी रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगी। ठीक, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, हम ये वायर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस हो, और उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आता है जब गैल्वानोमीटर दिखाएगा 0 डिफ्लेक्शन, और हमें पता है जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस टाइम पे ब्रिज बैलेंस होगा, और हम लिख सकते हैं दिस बाई दिस रेजिस्टेंस यानी R बाई R इज इक्वल, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियली
क्या करते हैं, इनिशियली शाबाश वायर इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, इस वायर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और ब्रिज बैलेंस करवाते हैं। जब ब्रिज बैलेंस होता है दिस बाई दिस रेजिस्टेंस यानी R बाई आर इज इक्वल, सपोज ये R डैश है इसका वैल्यू, जब ब्रिज बैलेंस हुआ उस टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस मान लो कितनी आई, R डैश डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसको हम कहते हैं R नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो फिर से मैं कहूँगा पहला स्टेप क्या है, इसको एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, फिर ये चेंज करेंगे और ब्रिज बैलेंस कराएंगे। एक टाइम जब ब्रिज बैलेंस होगा उस टाइम पे R बाई आर जो आएगा, R बाई आर दैट इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमें पता है, ऑल्दो वी कैन चेंज इट बट इट्स वैल्यू इज नोन, हमें पता है हमने कितना रखा है। सो R डैश डिवाइड बाई R नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो R कटेगा, सो R नॉट किसके बराबर आएगा, R डैश। सो इसका मतलब आपने इस वायर की रेजिस्टेंस निकाली, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई वो R डैश, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इसी वायर को हम रखते हैं और एक मीडियम में जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी और अब किसी R डैश की किसी नए वैल्यू पे फिर से ब्रिज बैलेंस होगा, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो गई, ठीक है। तो फिर से हम फिर ये वैल्यू चेंज करते हैं, ब्रिज बैलेंस करवाते हैं। मैं लिखूंगा वायर अब कहाँ पे रखते हैं, वायर इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए अभी क्या होगा, अब जब फिर से नई बार ब्रिज बैलेंस होगा R बाई आर विल बी इक्वल, सपोज अभी इसकी रेजिस्टेंस अब आ गई R डबल डैश, कोई नया वैल्यू इसका आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से R कटेगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू भी आ गया। तो हमने इस वायर की फिलहाल रेजिस्टेंस निकाली 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या आई, और इस वायर की रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे भी कितनी आई, R डबल डैश, ठीक है। अब मुझे पता है, अब आपने शायद वो रिलेशन याद होगी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, यानी RT माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट एल्फा डेल्टा T, शायद आपको ये फॉर्मूला याद हो, वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। अभी मैं अब इसके लिए इन दो के लिए यूज करूंगा, RT यानी फाइनल में रखूंगा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस और इनिशियल रखूंगा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। तो मुझे बता सकते हैं हम क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, RT के बदले क्या लिखेंगे, R100, R नॉट के बदले मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, अब R100 लिखो या R डबल डैश लिखो, एक ही बात है, समझ आ रही है बात। सो या तो फिर लास्ट में इसको हम लिख सकते हैं, तो फिलहाल RT के बदले मैं क्या लिखूंगा, R100, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, here I will write R100 minus R naught is equal to R naught alpha। टेम्परेचर में कितनी चेंज आई, 0 to 100, यानी 100 आई डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, आई विल सिंपली राइट R100 के बदले मैं लिख सकता हूँ R डबल डैश, अब डायरेक्टली माइनस R नॉट के बदले R डैश लिख सकते हैं, डिवाइड बाई ये R नॉट में डिवाइड लाऊंगा तो मैं लिखूंगा इसके बदले R डैश, अल्फा का वैल्यू बेसिकली मुझे निकालना है, डेल्टा T कितना है 100। सो ये मुझे मिला टेम्परेचर कोफिशिएंट, वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट, इस वाली वायर का, ठीक। मुझे निकालना क्या है, मुझे टेम्परेचर मेजरमेंट करनी है। अभी मैं फिलहाल प्रोसेस में हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं। अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया। फिर से मैं कहूँगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे इस वायर की रेजिस्टेंस हमने निकाली, वो R डैश आई। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेजिस्टेंस निकाली, वो R डबल डैश आई। फिर मैंने ये इक्वेशन यूज़ की, वहाँ से अल्फा का वैल्यू मैंने निकाला। नाउ R डबल डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस, R डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप होगा, अब हम इस वायर को, ये वाली वायर को एक ऐसी मीडियम में डालेंगे जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना होगा, ठीक है। तो अब फिर से मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, नाउ द वायर इज प्लेस्ड इन द मीडियम whose temperature is to be determined. Now the wire is placed in the medium whose temperature is to be determined. मैं लिख रहा हूं, now wire is placed in a medium, एक मीडियम में डाल रहे हैं जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना हो। फिर से R अब चेंज करना पड़ेगा ताकि ब्रिज बैलेंस हो, बिकॉज उस मीडियम में इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी।
तो जब ब्रिज बैलेंस कराएंगे अभी फिर से क्या आएगा, शाबाश, R बाई आर विल बी इक्वल टू, और सपोज अभी इसकी रेजिस्टेंस है R ट्रिपल डैश, तो मैं लिखूंगा इसकी रेजिस्टेंस अभी है R ट्रिपल डैश डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस जो कि मुझे निकालनी है, जो कि रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T, इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज RT, रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T। सो R कटेगा यहाँ पे। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट टेम्परेचर T, इट विल बी इक्वल टू R ट्रिपल डैश। ठीक है, तो सो ये कटेगा, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, RT किसके बराबर आएगा, R ट्रिपल डैश, यानी इस वायर की रेजिस्टेंस जो आई दैट इज R ट्रिपल डैश, इसकी मैंने रेजिस्टेंस निकाली जो कि मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी रखी है। सो दिस इज R ट्रिपल डैश। अब मैं फिर से ये इक्वेशन यूज करूंगा, लेकिन RT मैं रखूंगा RT ही, R0 रखेंगे 0, यानी इनिशियल टेम्परेचर से इस टेम्परेचर T तक मैं फिर से इक्वेशन यूज करूंगा। तो इस इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, शाबाश, RT नाउ RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा T। ठीक है, सो RT जो है इसको मैंने ये निकाला हुआ है R ट्रिपल डैश माइनस R0 ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, वो R डैश के बराबर आया, इट इज R डैश यहाँ पे अल्फा। अभी टेम्परेचर में कितनी चेंज आई, T, बिकॉज 0 से T तक आप जा रहे हैं, आप 0 से T तक जा रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा अभी। सो आई विल सिंपली राइट R ट्रिपल डैश माइनस R डैश डिवाइड बाई R डैश इंटू T, इट विल बी अल्फा। फिर से मैंने अल्फा निकाला। अब इन दो अल्फाज को मैं इक्वेट करूंगा, अगर सपोज इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, इन दो को इक्वेट करेंगे, वहां से आपको T निकल के आएगा, यानी T इज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम टू बी डिटरमाइंड। तो अगर हम इनको इक्वेट करेंगे, so from first and second I write from first and second क्या मिलेगा, इन दो को इक्वेट कर लीजिए, R ट्रिपल डैश माइनस R डैश डिवाइड बाई R डैश इंटू T, दिस विल बी इक्वल टू R डबल डैश माइनस R डैश डिवाइड बाई R डैश इंटू 100। अब बस T का वैल्यू बेटा निकालना है, पहले R डैश कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R ट्रिपल डैश माइनस R डैश, शाबाश, ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, T यहाँ जाएगा, ये वाली टर्म नीचे आएगी, T जो कि टेम्परेचर है मीडियम का जो डिटरमाइन करना था, डिवाइड बाई ये टर्म नीचे आएगी, R डबल डैश माइनस R डैश। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम टू बी डिटरमाइंड। व्हाट इज R ट्रिपल डैश, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट T degree Celsius. What is R dash, resistance of the wire at 0 degree Celsius. What is R double dash, resistance of the wire at 100 degree Celsius. तो वहां से आपका टेम्परेचर निकल के आएगा। ठीक है, सो फाइनली आपको फिर से ये बात बताते चले, आपको क्वेश्चन था, हमें निकालना था किसी भी मीडियम का टेम्परेचर। हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज लिया जिसमें दो रेजिस्टेंस सेम रखी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी विद टेम्परेचर। पहले हमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, ब्रिज को बैलेंस कराया, वहां से इसकी रेजिस्टेंस आई R डैश। अब फिर से मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाले मीडियम में रखा, फिर से ब्रिज बैलेंस कराया, वहां से इसकी रेजिस्टेंस जो आई, ब्रिज बैलेंस करके इसकी रेजिस्टेंस जो आई वो आई R डबल डैश। फिर वहां से अल्फा का वैल्यू निकाला, उसके बाद फिर से इसको मीडियम में, एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, फिर से ब्रिज बैलेंस का, वहां से इसकी रेजिस्टेंस आई R ट्रिपल डैश। फिर से अल्फा मैंने निकाला, वो अल्फाज के वैल्यूज मैंने इक्वेट किए, वहां से मुझे टेम्परेचर निकला इस मीडियम का जो कि हमें रिक्वायर्ड था। थैंक यू वेरी मच।